नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूर्ण सिंह चंडावत आपके सामने भारतीय इतिहास लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम इतिहास को लेकर अपनी चर्चा जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं। आज हमारी इतिहास की पहली क्लास है। दोस्तों, इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास की भी चर्चा करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल जैसे टॉपिक है। फिर मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और आधुनिक इतिहास में यूरोपियन जातियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों ने जो धीरे धीरे भारतीय सत्ता पर नियंत्रण बनाया, उनका भारतीयों से किया गया जो आर्थिक शोषण है, यानी भारतीयों का जो आर्थिक शोषण किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है। उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में भी चर्चा करेंगे और महात्मा गांधी के बारे में भी चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण आंदोलन, सामाजिक सुधार, यानी कि राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। हालांकि इससे पहले मैं यूरोपियन जातियों का आगमन पढ़ना होता है, लेकिन मैंने रीट एसेस को प्रमुखता देते हुए पहले इस चैप्टर को चुना है, क्योंकि उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है। तो उस टॉपिक की चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भू राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भू राजस्व व्यवस्था। अब भू राजस्व व्यवस्था में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भू राजस्व व्यवस्था में हम यह देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार लगान वसूला। लगान वसूलने की राजस्व की प्रणालियां कौन कौन सी थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इसके साथ ही द्वैत शासन पर भी चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद के चरण। क्या पढ़ने वाले हैं? उपनिवेशवाद के चरण। अब इसमें हम क्या चर्चा करेंगे? उपनिवेशवाद के चरण 3 है। कितने हैं? 3। पहले चरण में हम देखेंगे कि जो भारतीय पूंजी है वो ब्रिटेन ले जाई जा रही है, राजस्व के द्वारा, व्यापार के द्वारा। अब पहले चरण में जो भारतीय पूंजी ब्रिटेन जा रही है, उससे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और वहां पर जो उद्योगों में तैयार, मशीनों में तैयार सस्ता माल है, उसे दूसरे चरण में भारतीय बाजारों में लाया जा रहा है, जिससे जो भारतीय लघु कुटीर उद्योग थे वो ठप हो गए। उसके बाद हम तीसरे चरण में क्या देखने वाले हैं? तीसरे चरण में देखेंगे कि ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो चुकी है और उस पूंजी को तीसरे चरण में वापस भारत में ही निवेश किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक ऋण में सबसे ज़्यादा, फिर रेलवे उद्योग में, यानी कि भारत में पूंजी का निवेश करके वापस भारत से ही पूंजी कमाई जा रही है, पूंजी से पूंजी। 3 चरण है उपनिवेशवाद के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे धन निष्कासन की। किसकी? धन निष्कासन के सिद्धांत की, दादाभाई नौरोजी की, ट्रेन थ्योरी की, और फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, उनके बारे में देखने वाले हैं हम। तो 3 भागों में हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमें थोड़ा अंग्रेजों के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे अंग्रेज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कोठियों की स्थापना कर रहे हैं, कैसे वो भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, यानी कि सामान्य सी जानकारी। दोस्तों, उपनिवेशवाद का मतलब भी होता है कि किसी क्षेत्र पर अधिकार करके उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ कमाना। इसका मतलब जरूरी है कि अगर अंग्रेजों को भारत में आकर लाभ कमाना है तो उसे भारत को अपने नियंत्रण में, यानी कि भारतीय सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों की बात करेंगे हम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1498 के लगभग, यूरोपियन जातियों का भारत में आगमन होने लग गया था। अंग्रेजों से पहले 2 यूरोपियन जातियां भारत आ चुकी थी, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और फिर आ रहे हैं डच। कौन आ रहे हैं? डच। पुर्तगाली सबसे पहले, यानी कि आप जानते हैं कि 1498 में ही आ चुके थे, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। आप सभी जानते हैं
खूब पढ़ा आपने कि वास्को डी गामा आया, 90 दिनों की यात्रा के बाद जल मार्ग से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, वो यहाँ से मसाले लेकर गया, जल मार्ग से आया। कहाँ से आया? जल मार्ग से। इस बात को कुछ ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि जल मार्ग से आया। क्यों? स्थल मार्ग कहाँ चले गए? जल मार्ग से क्यों आ रहा है? वास्को डी गामा ने जल मार्ग की क्यों खोज की? ऐसा क्या था? तो स्थल मार्ग कैसे बंद हुए उसके बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। ऐसा है कि यहाँ से ये जो यूरोप है, यूरोप को ये जो व्यापारिक मार्ग है ये भारत के साथ और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ रहा है। यानी कि ये एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है जो यूरोप को किसके साथ जोड़ रहा है? भारत के साथ और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ रहा है। अब इस व्यापारिक मार्ग के इस तरफ है मरमरा सागर और इस तरफ है काला सागर। यानी कि इस तरफ है मरमरा सागर और इस तरफ क्या है? काला सागर। ये जो व्यापारिक मार्ग है ये गुजर रहा है इस भाग से। किस भाग से गुजर रहा है? इस भाग से गुजर रहा है। यानी कि ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है काला सागर और मरमरा सागर के बीच, इसको कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुस्तुनतुनिया। अब बोले कुस्तुनतुनिया कहाँ पड़ रहा है? तो आप बताएंगे कि ये तुर्की प्रदेश में पड़ रहा है, कि ये तुर्की प्रदेश में इस्तांबुल में कुस्तुनतुनिया पड़ रहा है, जो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, जहाँ से अपना प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो यूरोप को पूर्वी एशिया से और भारत से जोड़ रहा है। यानी कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो इसी मार्ग से व्यापार करते थे। अब हुआ क्या? तो ये जो कुस्तुनतुनिया प्रदेश है यहाँ पर दो वंश थे, या आप कह सकते हैं दो जातियां थी। एक थे बेंजेटाइन। क्या थे? बेंजेटाइन। और एक थे सोरसनिक। क्या थे? सोरसनिक। एक है बेंजेटाइन और एक है सोरसनिक। कहाँ पे है? तो कुस्तुनतुनिया। अब बोले बेंजेटाइन क्या होता है, सोरसनिक क्या होता है? पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो दोस्तों बेंजेटाइन को हम कह सकते हैं ईसाई। क्या कह सकते हैं आप? कि बेंजेटाइन को आप ईसाई कह सकते हैं। सोरसनिक को आप कह सकते हैं मुस्लिम। क्या कह सकते हैं? मुस्लिम। और इसे आप तुर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तुर्क। यानी कि बेंजेटाइन क्या है? ईसाई। और सोरसनिक क्या है? मुस्लिम। दोस्तों ये दोनों जातियां कुस्तुनतुनिया प्रदेश में, कहाँ पे है? कुस्तुनतुनिया प्रदेश में। और आप जानते हैं कि एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती, तो इन दोनों के बीच में देख के लग रहा है कि कोई ना कोई बैटल होना, युद्ध होना तय था। तो युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध कौन सा हो रहा है? तो आप बताएंगे कि वो युद्ध था क्रूसेड का युद्ध। कौन सा था? क्रूसेड का युद्ध। और क्रूसेड का युद्ध कब हुआ? तो आप कह सकते हैं कि 1453 यानी कि 1453 में। कौन सा युद्ध हो रहा है? क्रूसेड का युद्ध। कब हो रहा है? 1453 में। किसके बीच में हो रहा है? ईसाई और मुस्लिम। क्या बोल सकते हैं आप? ईसाइयों को बेंजेटाइन बोल सकते हैं और मुस्लिमों को सोरसनिक बोल सकते हैं। अब बैटल हुआ। इस बैटल में विजय किसकी हुई? तो दोस्तों इस बैटल में ये जो सोरसनिक है, यानी कि ये जो मुस्लिम है, इन मुस्लिमों ने इन ईसाइयों को कर दिया पराजित। यानी कि विजय किसकी हो गई? मुस्लिमों की, तुर्कों की। तुर्कों ने ये युद्ध जीत लिया और ईसाई हार गए। ईसाई हार कर यहाँ से चले गए। ईसाई हार कर यहाँ से कहाँ चले गए? तो आप कहेंगे कि ईसाई हार कर जा रहे हैं यहाँ से इटली। कहाँ जा रहे हैं? इटली। तो फिर कुस्तुनतुनिया का क्या हुआ? पीछे बचे कौन? तुर्क। और तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो कुस्तुनतुनिया से होकर अपना प्रमुख व्यापार के मार्ग जो यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ रहा है। तो यूरोप के व्यापारियों को जो अपने तुर्क थे, सोरसनिक थे, इन्होंने कुस्तुनतुनिया से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। यानी कि कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए ये जो व्यापारिक मार्ग था ये बंद हो गया। तो दोस्तों फिर जल मार्गों की खोज हुई और
आप जानते ही हैं कि जलमार्गों में सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले जो है एक व्यक्ति आए थे पुर्तगाल से, और वो थे बार्थोलोमा डियास। आप सभी पढ़ते हैं बार्थोलोमा डियास 1486-87 में आ रहे हैं, और वो यहीं तक पहुँचते हैं। कहाँ तक? अफ्रीका के अंतिम पॉइंट तक। लेकिन अपने साथियों के साथ विवाद हो जाने से, ये वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं, और इस द्वीप को नाम दे जाते हैं केप ऑफ स्ट्रॉ। क्या नाम देते हैं? केप ऑफ स्ट्रॉ, या इसे आप उत्तर मासा अंतरिप भी कह सकते हैं, उत्तर मासा अंतरिप भी कह सकते हैं, केप ऑफ स्ट्रॉम भी कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 1498 में आता है वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ये कहानी थी स्थल मार्ग के बंद होने की। आगे की चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले 2 यूरोपियन जातियां भारत आ चुकी हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक पुर्तगाली है और एक क्या है? डच। अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने इंस्पायर किया। जो पुर्तगाली व्यापारी थे पुर्तगाली व्यापारी जो हम भारत से मसाले ले जा रहे थे, जो सूती वस्त्र ले जा रहे थे, उन पर वो काफ़ी लाभ कमा रहे थे। आपने तो पढ़ा भी है कि जो वास्को डी गामा आया था और वो भारत से जो मसाले ले गया था, उस पर लगभग 70 से 80 गुना उसको फायदा हुआ। वो भी कहते हैं कि खर्च निकाल कर 70 से 80 गुना। ऐसा क्या था भारत के मसालों में? उस समय तो MDH भी नहीं था जो 70 से 80 गुना का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये रेखा जो आपको नजर आ रही है, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि ये जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा पर माना कि ये सूरज है, और इस भूमध्य रेखा पर जो सूरज की किरणें है ना, वो सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी। तो भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने से यहाँ पर तापमान जो है काफी उच्च रहता है, यानी कि ये गर्म प्रदेश है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम बात करें यूरोप की, किसकी बात करें? यूरोप की। तो दोस्तों यहाँ जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी ऐसे। यूरोप थोड़ा उत्तर में आ चुका है, यानी कि ये कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। तो होता क्या है, जब प्रकाश तिरछा जाता है तो प्रकाश टूट जाता है, बिखर जाता है, जिससे जो तापमान है वो कम रहता है, और तापमान कम रहने से ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा। यानी कि जो हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो एक ठंडा प्रदेश है। यहाँ पर सर्दियों में तो इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि लोगों को गर्मी के लिए, यानी कि अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए, हीट के लिए ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है जो उन्हें गर्मी दे। अब ऐसी चीज़ें क्या खाएंगे, किसका सेवन करेंगे? तो आप कह सकते हैं मांस का। क्या कह सकते हैं आप? मांस। कि लोग मांस का सेवन कर रहे हैं। अब मांस और मसालों का संबंध तो है ही है। सबसे पहले तो आप समझ ही चुके होंगे कि मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इससे अलग है। ये मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग करें। मांस जो है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग करें। ऐसा क्यों? तो यूरोप में क्या होता है कि गोश्त का जो है अचार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अचार। अब देखो कुछ जो मसाले होते हैं ना, कुछ जो मसाले होते हैं वो एंटी बैक्टीरिया वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी बैक्टीरिया वाले, यानी कि कुछ मसाले एंटी बैक्टीरिया वाले होते हैं। तो इन मसालों का प्रयोग इस मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, यानी कि ये मांस को खराब होने से बचाते हैं, मांस को खराब होने से बचाते हैं। इसीलिए इनकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। पुराने समय की बात है तो जो यूरोपियन थे वो इसका यूज़ कर रहे थे। कंप्लीट है दोस्तों, यानी कि मांस को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है,
हीट के लिए वो मांस ज़्यादा खाते हैं, और मांस को सुरक्षित रखने के लिए, स्वादिष्टता के लिए ये किसका प्रयोग कर रहे हैं, मसालों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रीजन था कि यूरोप में जो मसाले थे वो लगभग 70 से 80 गुना महंगे जा रहे थे। यही बातचीत थी जिसने ब्रिटेन के व्यापारियों को इंस्पायर किया कि हमें भी जाकर पूर्वी देशों के साथ, भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो अब ब्रिटिश कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसे आप सब जानते हैं। बात है 1599 की, और 1599 में जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्होंने कंपनी की स्थापना कर दी, जिसे आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसे आप जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, कि आप इसे और किस नाम से कह सकते हैं कि जॉन कंपनी। आप ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, आप जॉन कंपनी भी कह सकते हैं। क्या इसका प्रारंभिक नाम भी यही था? नहीं दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। हाँ, इतना छोटा नाम कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो नाम नजर आ रहा है तो फिर आप कहेंगे ईस्ट इंडिया नाम कहाँ से आ रहा है? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, कौन सा एक्ट? 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें ये नाम किया गया। कौन सा? कि वो जो बड़ा नाम था उससे संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। 4 चार्टर आए थे 20-20 साल के अंतर में, यानी कि जो चार्टर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त किए थे 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। और जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें इसका नाम संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। इससे पहले 1708 में 2 यूरोपियन कंपनियां और थी जिसका विलय भी इसी कंपनी में कर दिया गया था। अब इस कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्या है? तो इस कंपनी में टोटल 217 सदस्य, 217 व्यापारी, यानी कि इस कंपनी में टोटल 217 व्यापारियों ने अपना इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट। कितने व्यापारियों ने? 217 व्यापारियों ने अपना इन्वेस्ट किया। 217 व्यापारियों का शेयर है, उनका हिस्सा है, उन्होंने इसमें पैसे लगाए, जिन्हें आप कह सकते हैं कि 217 व्यापारियों का हिस्सा, व्यापारियों का हिस्सा 217 व्यापारियों का हिस्सा था, जिन्हें बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाता। क्या कहा जाता? BOP कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। इनमें से 217 में से 24 व्यक्ति, इन्हीं में से 24 व्यक्ति थे BOD, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यही इस कंपनी के प्रबंधन का, किसका? प्रबंधन का या संचालन का कार्य करेंगे। किसका? प्रबंधन का या संचालन का। अब 217 सदस्य, 217 व्यापारी टोटल है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन 217 ही मिलके तो कंपनी नहीं चलाएंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोकसभा को देखते हैं कि उसमें लगभग 545 सांसद हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण मंत्री है, वो तो सीमित ही होते हैं। जो सरकारी कामकाज, जो मुख्य कामकाज है वो संभालते हैं या उनका प्रबंधन करते हैं, संचालन करते हैं। इसी प्रकार 217 तो टोटल मर्चेंट्स हैं, लेकिन उनमें से जो 24 व्यक्ति हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इस कंपनी के प्रबंधन का, संचालन का कार्य करेंगे। और इन्हीं में से एक होगा गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर, जो भारत आएगा। यानी कि कंपनी का गठन हो चुका। अब आगे की बात करते हैं। कंपनी का गठन तो हो चुका, लेकिन इस कंपनी को अगर भारत में आकर व्यापार करना है तो इसे अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश क्राउन से। और उस समय ब्रिटिश महारानी कौन है? तो महारानी है एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ। दोस्तों, तो बात है 31 दिसंबर की। कब की बात है?
31 दिसंबर 31 की 1600 ईस्वी की। और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, व्यापारियों ने सोच सकते हैं कि हम जो व्यापारी थे उन्होंने शायद हो सकता है कि मौका देखा, 31 की पार्टी चल रही हो और अनुमति मांग ली, और हो सकता है कि नशे नशे में महारानी एलिजाबेथ ने क्या दे दी, अनुमति। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने क्या दे दी, अनुमति दे दी। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दे दी, 15 वर्षों के लिए अनुमति दे दी गई। दोस्तों आपको बहुत सारी किताबों में, गाइडों में मिल भी सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई लेकिन वो सरासर गलत है दोस्तों। कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ जो है उसने अनुमति दी थी। तो ये हम बात करें कंपनी की, कब स्थापना हो रही है, 1599 ईस्वी में। ठीक है, 217 टोटल मर्चेंट्स है, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो इस कंपनी का प्रबंधन का कार्य करेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने क्या दे दी, अनुमति दे दी। आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस, नाम तो सुना ही होगा आपने। विलियम हॉकिंस है जो सबसे पहले भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, तो 1608 ईस्वी में। कब आ रहे हैं, 1608 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो विलियम हॉकिंस है वो भारत आने वाले, जलमार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। यानी कि जलमार्ग से जो अंग्रेज सबसे पहले भारत आया था वो विलियम हॉकिंस ही था। हालांकि अंग्रेज तो इससे पहले आ चुके हैं। 1585 में अकबर के काल में रोल्स फिंच नामक व्यक्ति भारत आ रहा है। अगर कंपनी के दूत की बात करें तो जॉन मिल्टन हॉल 1599 में अकबर के काल में ही भारत आ रहा है व्यापार की अनुमति के लिए, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली थी। अब बात करें विलियम हॉकिंस की, तो ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए। किसके, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, यानी जेम्स फर्स्ट का दूत। जेम्स प्रथम कौन है, तो ये ब्रिटेन के सम्राट हैं। जो महारानी एलिजाबेथ थी उसकी 1603 में मृत्यु हो गई और उसके बाद ब्रिटेन के सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं, जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट बनते हैं। और बात करें तो ये अकबर के नाम पत्र लेकर आए थे, यानी कि जेम्स प्रथम का दूत बनकर आ रहे हैं और पत्र किसके नाम ला रहे हैं, अकबर के नाम। कि 1605 में जो मुगल शासक था अकबर, उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, तो आप कहेंगे कि 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। यानी कि वर्तमान में मुगल शासक कौन है, वर्तमान में मुगल शासक है जहांगीर। कौन है, जहांगीर। यानी कि वर्तमान में मुगल शासक है जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये बात जेम्स प्रथम को पता नहीं है कि अकबर इस दुनिया में नहीं रहा। जेम्स प्रथम को ये बात पता नहीं है, इसलिए वो अकबर के नाम पत्र भेज रहा। एक और चीज़ हम देखें तो जैसा कि हमने बात की कि जलमार्ग से भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है वो भी कौन है, विलियम हॉकिंस ही है। जलमार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आ रहा है, अकबर के नाम पत्र लेकर आ रहा है और जलमार्ग से भारत आ रहा है। और भारत कहाँ पहुँच रहा है, तो भारत इस जलमार्ग से हेक्टर नामक जहाज से, किससे, हेक्टर नामक जहाज से कहाँ पहुँच रहा है, तो सूरत पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा, सूरत पहुँच रहा है हेक्टर नामक जहाज से। अब मुगल दरबार में क्या हो रहा है, जहांगीर के, यानी कि जहांगीर के दरबार में क्या हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं।
ये जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग करता। किसका? फारसी भाषा का प्रयोग। दोस्तों जहांगीर जो मुगल शासक है उसकी दरबारी भाषा भी फारसी है, और फारसी भाषा में आके कोई अंग्रेज बात कर रहा है, इस बात का प्रभाव जहांगीर पर बहुत अधिक पड़ा कि कोई अंग्रेज आकर उसके दरबार में फारसी भाषा में बात कर रहा है। और जो जहांगीर था वो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इसने इसको 400 का मनसब दे दिया। मनसब जो बादशाह के प्रमुख व्यक्तियों को या बादशाह के सेनापतियों को दिया जाता है, वो मनसब एक अंग्रेज को दिया जा रहा है जहांगीर के द्वारा 400 का। और बात करें तो इसको एक उपाधि भी दी गई, और वो उपाधि कौन सी है? तो इंग्लिश खान की। कौन सी उपाधि है? इंग्लिश खान। यानी इसे कहा कि आप तो अंग्रेजों के खान हैं, आप तो इंग्लिश खान हैं। और इसे साथ ही साथ अनुमति भी दे दी। क्या दे दी? अनुमति। व्यापार करने की अनुमति भी दे दी गई। लेकिन ये अनुमति कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि जहांगीर ने कुछ समय के बाद ये अनुमति जो है वापस ले ली। ऐसा क्यों? तो इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। ऐसा है, यह है अरब सागर, और हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था, यानी कि पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। और ये जो 16वीं शताब्दी का प्रारंभ है, इस समय पुर्तगालियों की स्थिति बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपनी सैनिक यानी बोलते हैं कि सैन्य शक्ति को भी व्यापार के साथ साथ मजबूत कर लिया था, और अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था। अरब सागर के व्यापार पर इनका इतना अधिक नियंत्रण था कि कहते हैं कि अगर आपको अरब सागर से गुजरना है तो आपको लेना पड़ेगा एक कार्ड, या आपको लेना पड़ेगा एक परमिट। लेना पड़ेगा कि आपको एक कार्ड या परमिट लेना पड़ेगा। अगर आपका जहाज व्यापार करने के लिए अरब सागर से गुजरेगा तो आपको क्या चाहिए? कार्ड। क्या चाहिए? परमिट, जिससे आप एक तरीके से कह सकते हैं लाइसेंस। जिस प्रकार हमें सड़क से गुजरने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी प्रकार अगर अरब सागर से गुजरना है तो क्या? परमिट। परमिट देंगे कौन? तो परमिट देंगे पुर्तगाली। कौन देंगे? पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगालियों का नियंत्रण है। क्या फ्री में देंगे? नहीं, आपको शुल्क देना पड़ेगा। उस शुल्क के बदले जब आपको परमिट मिलेगा तभी आप अरब सागर से व्यापार कर सकते हैं। इतना अधिक नियंत्रण था। और तो और मुगल बादशाह जो अकबर था, कौन? अकबर, उसने भी परमिट लिया था। हालांकि वो जो परमिट था वो निःशुल्क था। क्या था? निःशुल्क। कि वो परमिट हालांकि निःशुल्क था, अकबर ने कोई शुल्क नहीं दिया उसके बदले। लेकिन फिर भी अकबर ने जो है ये जो रूल्स हैं, पुर्तगालियों के नियम है, इनका सम्मान किया, इन्हें तोड़ा नहीं। और वो निःशुल्क ले रहा है लेकिन परमिट लिया था। इतना अधिक प्रभाव था। अब बात करें जहांगीर की, मुगल शासक की, तो जो पुर्तगाली है वो मुगल शासक को काफी ज्यादा कर दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो मुगल शासक पर प्रभाव है पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली नहीं चाहते कि उनके व्यापार का या उनके लाभ का सौदेबाजी हो, उनके व्यापार या लाभ की सौदेबाजी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई और यूरोपियन जाति आए उनकी तरह और भारत में आके व्यापार करे। इसीलिए उन्होंने जो जहांगीर अनुमति दे रहा है विलियम हॉकिंस को, उसका विरोध किया। और फिर बाद में जहांगीर ने जो ये अनुमति दी थी, ये अनुमति वापस ले ली। ये कहानी थी। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस जो है 1608 में आ रहा। ये जलमार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है, स्थल मार्ग से नहीं। बात करें तो जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया, अकबर के नाम पत्र लेकर आया था। लेकिन जहांगीर मुगल बादशाह है, जलमार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है। हमने बात करी अभी। जहांगीर भारत में कहाँ पहुंचा? तो सूरत, हेक्टर नामक जहाँ से जहांगीर से मुलाकात आगरा में हो रही है। जहांगीर से दरबार में कौन सी भाषा में बात कर रहा है? तो फारसी भाषा में बात कर रहा है। जहांगीर ने क्या दे दिया? 400 का मनसब, इंग्लिश खान की उपाधि दी, अनुमति भी दे दी। लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति वापस ले ली। अब बात करें तो ब्रिटिशर्स को व्यापार की अनुमति नहीं मिली, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है उनके रास्ते का कांटा क्या है? पुर्तगाली। अगर अंग्रेजी व्यापारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आकर व्यापार करना है, तो पुर्तगालियों को हटाना पड़ेगा या पराजित करना पड़ेगा। तो एक बैटल होना तय था और एक युद्ध हो रहा है, स्वाली का युद्ध, जिसे आप किस नाम से जानते हैं?
स्वालिका युद्ध कब हो रहा है? तो आप बताएंगे 1612 ईस्वी में। स्वालिका युद्ध में क्या हुआ कि स्वालिका युद्ध में इस समय अंग्रेजों ने अपने कैप्टन को भेजा था और भेजेंगे किससे? जो बेस्ट होगा, और उसका नाम ही है बेस्ट, कैप्टन बेस्ट। और कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना आई थी, उस अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? पुर्तगालियों को। जी, आप कह सकते हैं कि कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इस जीत से अंग्रेजों ने जो पुर्तगालियों को पराजित किया, इस जीत से जहांगीर काफी अधिक खुश हुआ। कौन खुश हुआ? जहांगीर बहुत अधिक खुश हुआ, और जहांगीर ने खुश होकर एक शाही फरमान जारी किया। क्या जारी किया? शाही फरमान। कि जहांगीर एक शाही फरमान जारी कर रहा, और शाही फरमान जारी करके क्या कर रहा है? तो सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। किसको दे दी? तो अंग्रेजों को। जो अनुमति जहांगीर ने 1608 में वापस ले ली थी, अब जहांगीर वही अनुमति शाही फरमान जारी करके दे रहा है, और सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की क्या दे दी? अनुमति। खोलने की अनुमति दे दी। किसने दे दी? जहांगीर ने। इसके बाद जो अंग्रेज हैं यानी कि ब्रिटिशर्स है, वो 1613 में सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना कर रहे हैं। सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना हुई। ये अंग्रेजों का कारखाना या केंद्र जो सूरत में खुल रहा है, कब खुल रहा है? 1613 में। अब देखिए कुछ कारखानों की बात कर लेते हैं हम। एक है सूरत में, एक है मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम, जिसे आप मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। सूरत में कब खुल रहा है? 1613। मछलीपट्टनम में कब खुल रहा है? 1611। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी थी, या प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो आप बताएंगे सूरत। अब आप कहेंगे कि सर मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हो चुकी है और सूरत में 1613 में स्थापना हो रही है, तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि पहली जो कोठी है वो सूरत में है? इसका रीजन देखिए, क्या रीजन है? तो दोस्तों ऐसा है, आपको पता है कि 1608 की बात है। आपको पता ही है कि 1608 में एक अंग्रेज जो है वो भारत आ रहा है, और वो अंग्रेज कौन है? तो विलियम हॉकिंस। जब विलियम हॉकिंस भारत आया था, उस समय कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में कुछ ब्रिटिश जहाज भी भारत आए थे। कि कैप्टन बेस्ट और 1608 की बात है, बेस्ट के साथ कुछ ब्रिटिश जहाज भी भारत आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली, तो ये जो बेस्ट था और ब्रिटिश जहाज थे, ये वापस कहाँ लौट गए? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड वापस लौट गए। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो सूरत के व्यापारी थे, कौन से व्यापारी? कि यहाँ पर जो सूरत के व्यापारी थे, सूरत के व्यापारी, उनसे बेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? बेस्ट। कहते हैं कि बेस्ट काफ़ी चतुर था, काफ़ी चालाक था, अंग्रेजों की नींव रख रहा है ये यहाँ पर, और अंग्रेजों का साम्राज्य जो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहते हैं। तो सूरत के जो व्यापारी थे, उसने चतुरता के साथ उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ शुल्क वुल्क देकर कि हमें यहाँ पर रुकने की अनुमति दे दी जाए सूरत में। ठीक है, जहांगीर ने तो मना कर दिया, लेकिन इन सूरत के व्यापारियों ने, किसने? इन सूरत के व्यापारियों ने बेस्ट के नेतृत्व में 2 जहाज, किसके नेतृत्व में?
बेस्ट के नेतृत्व में 2 जहाज, केवल 2 जहाज कहाँ रोकने की अनुमति ले ली, तो सूरत में। यानी कि 1608 में जब बाकी जहाज वापस लौट रहे हैं तो उनमें से बेस्ट और बेस्ट के साथ 2 जहाज जो है वो कहाँ रुक गए, सूरत में ही रुक गए। किसकी अनुमति से? सूरत के व्यापारियों की अनुमति से। जहांगीर ने अनुमति नहीं दी, यानी कि इलीगल है। अब हम बात करें कि व्यापारिक कोठी आप कह सकते हैं, केंद्र, व्यापारिक केंद्र भी कह सकते हैं, कारखाना भी कह सकते हैं आप। क्या होता है ये? तो व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी या कारखाना उस जगह को कहते हैं जहां पर जो व्यापारी होते हैं वो निवास करते हैं। यानी कि वह स्थान जहां व्यापारी निवास कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, स्थान है जहां पर व्यापारी निवास कर रहे हैं, उस स्थान को हम क्या कह रहे हैं? कोठी। तो सूरत जो है ना, ये सूरत, इसी क्षेत्र से जो व्यापारी है वो भारत के अलग अलग क्षेत्र में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, यही निवास करेंगे। तो ये होती है कोठी। तो इस प्रकार क्या है कि 2 जहाज और कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में यहीं रुक गए थे। तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 में ही कर दी, लेकिन उस समय उनको अनुमति नहीं मिली थी। बिना अनुमति के, जहांगीर के बिना अनुमति के ये कोठी यहाँ पर स्थापित हो गई। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कौन सा था? तो सूरत। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, अंग्रेजों का प्रथम कारखाना। एक आपसे पूछेंगे कि अंग्रेजों का प्रथम वैधानिक, जो निश्चित नियमों के अनुसार अनुमति लेकर खोला गया वैधानिक कारखाना। कंप्लीट है दोस्तों। अब बात करते हैं अंग्रेजों का प्रथम कारखाना। अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, अभी हमने बात की सूरत। कौन सा है? सूरत, और वो भी बिना अनुमति के, यानी कि जहांगीर ने अनुमति नहीं दी, केवल सूरत के व्यापारियों ने अनुमति दी और ये यहीं रुके। और जहाँ रुके, जहाँ रह रहे हैं, तो वही हो गया केंद्र। तो बिना अनुमति के पहला कारखाना कहाँ हो गया? सूरत में, 1608 में। अब बोले प्रथम वैधानिक कारखाना, तो वो हो गया मछलीपट्टनम में। कहाँ पे हो गया? मछलीपट्टनम में। अब इसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं आप, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मछलीपट्टनम की बात कर रहे हैं, कैसे? तो दोस्तों मछलीपट्टनम जो है ना, उस समय गोलकुंडा साम्राज्य के दिन आता था। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर निश्चित नियमों के अनुसार एक कारखाना खोला था। इसीलिए अंग्रेजों का पहला वैधानिक, कानूनी रूप से सही कारखाना कौन सा हो जाएगा? मछलीपट्टनम, जिसकी स्थापना कब हो रही है? 1611 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का पहला वैधानिक कारखाना कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? मछलीपट्टनम। और 1613 में क्या हुआ? तो 1613 में जहांगीर ने सूरत के कारखाने को वैधानिकता दे दी। क्या दे दी? वैधानिकता दे दी। यानी कि जो अवैधानिक कारखाना था उसे अनुमति दे दी गई, वैधानिकता दे दी गई। कब? 1613 में। तो ये कारखानों से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक बार वापस बात कर लेते हैं कि स्वाली का युद्ध, जब अनुमति नहीं मिल रही है पुर्तगालियों के कारण, तो एक बैटल हो रहा है, स्वाली का बैटल। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में जो पुर्तगाली है, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में जो पुर्तगाली है, वो किसको पराजित कर रहा है? तो पुर्तगालियों को पराजित कर रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है? तो जहांगीर शाही फरमान जारी कर रहा है और ये व्यापारिक कोठी खोल रहे हैं। कहाँ पर खोल रहे हैं? तो सूरत में। लेकिन पहली ये नहीं है, अगर आपसे पहली पूछी जाएगी तो सूरत ही होगी, यानी मछलीपट्टनम पहली नहीं है। क्यों होगी? तो इन्होंने बिना अनुमति के ही, सूरत के व्यापारियों की अनुमति से ही सूरत में प्रथम कारखाना खोल लिया था। यानी कि अंग्रेजों का अगर बात करें तो प्रथम कारखाना कौन सा था? तो सूरत, बिना अनुमति के। और प्रथम वैधानिक कारखाना कौन सा था? तो मछलीपट्टनम, 1611। और 1613 में जहांगीर ने सूरत के कारखाने को क्या दे दी? वैधानिकता। अब कुछ महत्वपूर्ण कारखाने देख लेते हैं हम अंग्रेजों के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण कारखाने थे। ये अंग्रेजों के प्रमुख कारखाने, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा।
अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा ना, ये बंगाल वाला एरिया, ये जहाँ प्रमुख जो कोठी है वो हुगली है। हुगली में 1651 में स्थापना हो चुकी थी सबसे पहले। तो हुगली की बात करें या बंगाल की बात करें तो यहाँ से रेशम व मलमल का व्यापार होता था। किसका? रेशम व मलमल का व्यापार हो रहा पूर्वी एशिया के देशों के साथ। जो मछलीपट्टनम है, यहाँ से व्यापार हो रहा है डायमंड का। किसका? डायमंड का, ये और टेक्सटाइल का, डायमंड व वस्त्र का व्यापार हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? तो आप बोल सकते हैं कि ये व्यापार हो रहा है फारस के साथ। किसके साथ हो रहा है? फारस के साथ। और महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो एक महत्वपूर्ण केंद्र है अपना बम्बई। यहाँ से व्यापार हो रहा है हस्तशिल्प का। जो हस्तशिल्प उपकरण है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो यहाँ से यूरोप ले जाए जा रहे हैं। और बात करें तो एक है सूरत, यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार हो रहा है और सूती वस्त्र कहाँ ले जाए जा रहे हैं? यूरोप में। यानी कि यह महत्वपूर्ण कारखाने। क्या है? महत्वपूर्ण कारखाने। आप कह सकते हैं यहाँ पर डायमंड। ठीक है, तो बंगाल वाले रीजन से रेशम व मलमल का व्यापार हो रहा, डायमंड व वस्त्र का व्यापार कहाँ से हो रहा? मछलीपट्टनम से। कहाँ ले जाए जा रहे हैं? फारस में। बम्बई से किसका व्यापार हो रहा है? हस्तशिल्प उपकरणों का, हैंडीक्राफ्ट्स का। सूरत से किसका हो रहा? सूती वस्त्रों का। और मसाले तो वो प्रमुख रूप से ले जा ही रहे थे। तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। दोस्तों, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ क्या है? आप बोल सकते हो कि ये प्रेसिडेंसियाँ हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र, बंगाल, बम्बई, मद्रास। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि यहाँ पर अंग्रेजों को अधिकार कैसे मिल रहे हैं, व्यापार करने की अनुमति कैसे मिल रही है, या ये अंग्रेजों के हाथ में कैसे आ रहे हैं, नियंत्रण में कैसे आ रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले मद्रास की। किसकी बात करेंगे? मद्रास की, कि मद्रास कैसे हाथ में आ रहा है। तो बात है 1639 की। कब की बात है? 1639 की। यहाँ पर एक गवर्नर है फ्रांसिस डे। क्या नाम है? फ्रांसिस डे। काफ़ी प्रभावशाली अंग्रेज था फ्रांसिस डे। मद्रास में जगह पड़ती है चंद्रगिरी। कौन सी जगह पड़ती है? चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी के राजा हैं, और चंद्रगिरी के राजा कौन है? तो आप बताएंगे कि चंद्रगिरी के राजा है दरमेला। बड़ा ही प्यारा नाम है, दरमेला वेंकटापा। क्या है? दरमेला वेंकटापा चंद्रगिरी के राजा का नाम है। अब फ्रांसिस डे ने क्या किया? तो फ्रांसिस डे ने इस दरमेला वेंकटापा से जो मद्रास है वो व्यापार करने के लिए पट्टे पर ले लिया, लीज पर ले लिया। किसने लिया? फ्रांसिस डे ने। किससे लिया? दरमेला वेंकटापा से। इस प्रकार जो मद्रास है वो मद्रास रीजन किसको मिल गया? अंग्रेजों को। और अगर बात करें हम तो फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कांस्टेबल और पटवार के अकॉर्डिंग बात करें तो मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस डे को। और यहाँ पर ही अंग्रेजों ने अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। कौन सा है? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये जो सेंट फोर्ट जॉर्ज दुर्ग है ये मद्रास का नहीं, पूरे भारत का। कौन सा? भारत का। ये पूरे भारत का प्रथम दुर्ग। यानी कि अगर भारत में बात करें तो भारत में अंग्रेजों का प्रथम दुर्ग कौन सा था? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज। इस मद्रास वाले रीजन से ही ये भारत के ट्रेड को कंट्रोल में रख रहे थे। बंगाल इनका प्रमुख केंद्र होता है लेकिन वो बाद में बनता है, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है, बक्सर का युद्ध हो जाता है। लेकिन अभी जो प्रमुख केंद्र है ना वो कौन सा है? मद्रास है। अब बात करें कि बंबई कैसे हाथ में आ रहा है, तो इसकी बहुत प्यारी कहानी है। पुर्तगालियों की एक राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा, ये पुर्तगालियों की राजकुमारी है। कौन है? कैथरीन ब्रिगेंजा। देखें, ये जो कैथरीन ब्रिगेंजा है ना, इसका विवाह हो रहा है चार्ल्स सेकंड के साथ। चार्ल्स सेकंड के साथ। कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगालियों की राजकुमारी, चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन के राजा। बड़ा विवाह है तो बड़े विवाह में बड़े दहेज दिए जाते हैं और दहेज में दे दिया गया पूरा बम्बई। बम्बई किस में दे दिया गया? तो आप बताएंगे कि दहेज में बम्बई दे दिया गया पूरा। किसको? चार्ल्स सेकंड को।
तो ये कब की बात है, तो आप बताएंगे कि ये 1661 की बात है। कब की बात है? 1661 की बात है कि पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन ब्रिगेंजा है, इसका विवाह किसके साथ हो रहा है? चार्ल्स सेकंड के साथ, और दहेज में क्या मिल रहा है? बम्बई। आगे क्या हुआ? तो आगे क्या हुआ कि 1668 की बात है कि ये जो बम्बई है, अब चार्ल्स सेकंड लंदन रहते हैं, ब्रिटेन रहते हैं, उनका बम्बई से कोई रिलेशन इतना नहीं रह रहा यानी बम्बई के तो इतना बम्बई का यूज़ वो कर नहीं पा रहे हैं व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसे किराए पर दे दिया जाए। पुरानी बातें थी, आज हम मकान, रूम किराए पर देने की सोचते हैं, वो पूरे प्रांत किराए पर देने की सोचते थे। और किसने सोचा? चार्ल्स सेकंड ने। बात कब की है? 1668 की। और उन्होंने बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस पर दे दिया? तो किराए पर दे दिया। किराया कितना तय किया गया? तो किराया तय किया गया 10 पौंड। 10 पौंड वार्षिक किराया तय किया गया। प्रति साल आपको बम्बई में व्यापार करने के बदले चार्ल्स सेकंड को 10 पौंड किराया देना पड़ेगा। इस प्रकार जो बम्बई वाला रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया। मद्रास वाला रीजन कैसा है तो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं और आगे की। अगर आपको एक चीज़ की और बात कर लेता हूँ मैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको पूछा जाता है जिस प्रकार हमने बात की मद्रास के संस्थापक की, उसी प्रकार आपको पूछा जाता है कि बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि बम्बई का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक भी आप कह सकते हैं कि गेराल्ड ओंगियर को कहा जाता है। बम्बई पहले था, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है उसकी बात करें तो वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है गेराल्ड ओंगियर को। किसको कहा जा रहा? गेराल्ड ओंगियर को। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें दोस्तों। ये बात रही हमारे मद्रास और बम्बई की। मद्रास की बात करी हमने कि फ्रांसिस डे जो है वो चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ले रहा है। फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है और अंग्रेजों ने अपने भारत में प्रथम दुर्ग की स्थापना मद्रास में ही करी थी, जिसे हम सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात करी बम्बई की। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, इसका विवाह हो रहा है चार्ल्स सेकंड के साथ। कब हो रहा है? तो 1661 में। चार्ल्स सेकंड ने क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। कितने किराए पर दिया? तो 10 पौंड किराए पर दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपने मद्रास और बम्बई वाले रीजन की। बम्बई का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक किसे माना जा रहा है? तो गेराल्ड ओंगियर को। अब बात करनी है मैं बंगाल की। किसकी बात करनी है? बंगाल की। दोस्तों अगर बंगाल की बात करें ना, तो बंगाल में स्थापना तो अलग की पहली कोटि की 1651 में हो चुकी थी, हुगली की। लेकिन अगर बात करें इनका जो साम्राज्य प्रारंभ होता है या इनका जो नियंत्रण प्रारंभ होता है वो प्लासी का युद्ध से होता है। प्लासी के युद्ध से होता है, जो 1757 से में हो रहा है। कब हो रहा है? 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। ये जो युद्ध होगा, इसके बाद जो अंग्रेज है वो धीरे धीरे जो बंगाल का नवाब है उसको अपने नियंत्रण में ले लेंगे और फिर इनका प्रारंभ होगा भूराजा से। दोस्तों आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। कल हम बात करेंगे जो प्लासी का युद्ध है उसके बारे में, यानी कि अपने सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला के बारे बाद हम मीर कासिम की बात करेंगे और बक्सर के युद्ध की बात करेंगे। बक्सर के युद्ध के बाद हम द्वैत शासन की बात करेंगे। द्वैत शासन 1765 से 1772 अंग्रेजों का गुंडा राज, और फिर हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नहीं भी आया हो, तो भी अपने उन दोस्तों को तो शेयर जरूर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। दोस्तों अगर कोई कमी लगी हो, अगर कुछ साउंड प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम इस पर पूरा ध्यान देगी। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।